हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे डीएनए के बारे में बहुत ही क्विकली और जितना भी डीएनए से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि भाई डीएनए से पहले न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, और न्यूक्लिक एसिड भी अगर जान जाओगे तो ये जानना होगा कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया किसने था। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से एकदम। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिशर। उन्होंने बस सेल में देखा था कुछ स्ट्रक्चर और उसको नाम दे दिया न्यूक्लियन। इस न्यूक्लियन के खोज होते ही कई सारे साइंटिस्ट पहुंच गए कि इसके केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए, जिसमें एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अल्टमान, और उन्होंने इसके केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी किया बेटा, और बताया कि अरे न्यूक्लियन तो हमारा एसिडिक नेचर का है। और जैसे इनको पता चला कि ये एसिडिक नेचर का है, इन्होंने तुरंत इसका नाम दे दिया ये हमारा न्यूक्लिक एसिड है। तो हमने देखा मिशर ने बताया न्यूक्लियन और अल्टमान ने बताया न्यूक्लिक एसिड। जैसे न्यूक्लिक एसिड का नाम आएगा हमें पता होता है, यहाँ से तुमने पढ़ना ही शुरू कर दिया है कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए, दूसरा होता है बेटा आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में इसके पूरे नाम को तोड़ के देखते हैं। इसमें एक है डीऑक्सीराइबोज और एक लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीऑक्सीराइबोज है ना, ये इसमें एक शुगर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, इसको अभी और अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ जाते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का। तो एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था वॉटसन, और उन्हीं के साथ थे एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था क्रिक। तो दोनों मिलाके हो गए वॉटसन और क्रिक। इन्होंने 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर को बताया, और इनका जो ये बताने का तरीका था ना, वो दो लोगों के डिस्कवरी पे बेस्ड था जिनका नाम था चारगाफ और एक का नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस। तो इन्होंने डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया जिनका नाम है वॉटसन और क्रिक। इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में उन्होंने ये बताया कि जो हमारा डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, डबल स्ट्रैंडेड है। मतलब कि डीएनए दो स्ट्रैंड से मिलके बना है, और ये जो दोनों स्ट्रैंड है बेटा वो हेलिकल है। हेलिकल का मतलब जैसे घुमावदार सीढ़ियां होती हैं उस टाइप के स्ट्रक्चर है। और ये दोनों स्ट्रैंड हेलिकल होने के साथ साथ एंटी पैरेलल भी है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि एक का दिशा जो है जस्ट उसका रिवर्स दूसरे का दिशा है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरा हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाला है और एंटी पैरेलल है, इसका एक डायामीटर है, मतलब कि ये दो जो डीएनए है उसके बीच का टोटल डिस्टेंस डायामीटर वो 20 एंगस्ट्रॉम का है। फर्दर जो डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे बना है हेलिकल, उसके बीच का जो एक टर्न है वो हमारा 34 एंगस्ट्रॉम का है, यानी कि नैनोमीटर में जब चेंज करोगे तो 3.4 नैनोमीटर का है। एक पूरे टर्न में डीएनए के टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर का मतलब हो गया 20 बेसिस होते हैं। और वो बेसिस कौन कौन से हैं तो अभी याद कर लो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। याद करने कैसे करना है आपको, AGCT से याद कर लेना, बस क्विकली AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए के पास, और ये कैसे एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं ये भी समझते हैं। एडेनिन हमेशा पेयर होता है बेटा थायमिन के साथ, और ऐसे ही नहीं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसको चाहिए होता है पेयरिंग करने के लिए। क्लियर हुआ हमारा, एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। इसी प्रकार एक पूरे टर्न में टोटल 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि 20 बेसेस होंगे। एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा, ऐसे करते करते टोटल 20 बेसेस 10 बेस पेयर बन जाएंगे। अब देखो इस 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 बेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी या 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपल सा आप करोगे 34 को 10 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। इट मींस कि 2 बेस पेयर के बीच का जो डिफरेंस है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो 0.34 नैनोमीटर। तो ये हमारा डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है। अब देखो हम थोड़ा सा डीएनए के लोकेशन को देखते हैं कि डीएनए भाई प्रेजेंट कहाँ होता है। तो चलो समझते हैं लोकेशन के बारे में। डीएनए हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। इस डीएनए की अगर बात करें तो ये डीएनए काम क्या करता है, तो ये जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट से उनके प्रोजेनी में ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब कि हम अपने मम्मी पापा के जैसे जो दिखाई देते हैं, उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो क्या है, हमारा डीएनए है। हमने ये डीएनए कहाँ से लिया है, अपने माता पिता से लिया है। तो मम्मी और पापा ने जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर किया है वो किसके हेल्प से किया है बेटा जी, तो डीएनए के हेल्प से किया है। तो एक लाइन में बोल सकते हो कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। अगेन अब हम अगर इसके फंक्शन के बारे में जान गए हैं तो थोड़ा सा इसके कॉम्पोजिशन के बारे में भी जान जाते हैं। क्या बुरा है इसमें, देखते हैं कि
कॉम्पोजिशन का मतलब है डीएनए किससे किससे मिलके बना है भाई, है तो बड़ा काम कर रहा है, ये मम्मी पापा से कैरेक्टर लेके आ जा रहा है, बना किससे है। तो जब हम इसके कॉम्पोजिशन की स्टडी करने जाते हैं तो पता चलता है कि डीएनए अकेला नहीं है, ये छोटे छोटे कई सारे इकाइयों से मिलके बना है, जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तब ये बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारा डीएनए बनाता है। तो आप क्या बोल सकते हो, डीएनए हमारा पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, या फिर डीएनए हमारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड बार बार आ रहा है, तो चलो समझते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में टाइड आ रहा है ना, टाइड टी से याद कर लेना, टी माने 3। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है बेटा, एक को बोलते हैं बेस, दूसरे को बोलते हैं शुगर, तीसरे को बोलते हैं फॉस्फेट। अच्छे से याद कर लो, और बीएसपी, बेस शुगर फॉस्फेट, तीनों मिल जाएंगे तो बना लेंगे न्यूक्लियोटाइड। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, आई थिंक ये होता है, नहीं, आपको याद करना है बेस शुगर फॉस्फेट। बीएसपी माने बेस शुगर फॉस्फेट, तीनों मिलके क्या बना देंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड जब कई सारे जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारा हो जाएगा डीएनए। और फिर से देखो, अब यहीं पे खत्म बात नहीं होती है। न्यूक्लियोटाइड में जो बेस है इसको बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। यह 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं प्यूरिन, दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडिन। जो हमारा प्यूरिन है बेटा, नाम इसका छोटा है मगर स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, बड़ी होती है। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 रिंग पाए जाते हैं इसके स्ट्रक्चर में। और प्यूरिन का एग्जांपल याद करने के लिए गाना याद कर लो, एजी ओजी वाला गाना है ना कुछ, एजी ओजी तुम भी सुनो जी। तो एजी है प्यूरिन का एग्जांपल, जिसको बोलते हैं एडेनिन और गुआनिन। तो एजी इज द एग्जांपल ऑफ प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन डबल स्ट्रक्चर्ड रिंग है इसकी, याद रखना। अब बात कर लेते हैं पिरिमिडिन का। पिरिमिडिन हमारा जो है वो नाम इसका बड़ा है मगर ये सिंगल स्ट्रक्चर्ड रिंग होता है, छोटा है इसका रिंग, ये याद कर लेना। पिरिमिडिन के 3 एग्जाम्पल होते हैं, याद कैसे करेंगे भाई, याद करने के लिए सीयूटी कट, कट मतलब काटना होता है ना, तो सीयूटी याद कर लेना इससे। सी से होता है साइटोसिन, यू से होता है यूरेसिल, टी से होता है थायमिन। अब यहाँ पे मैंने 3 याद कराया है मगर ध्यान देना है कि जब हम डीएनए की बात करेंगे तो यूरेसिल को एकदम भूल जाना। यूरेसिल डीएनए के आसपास भी नहीं भटक सकता है, डीएनए में सी और टी होता है, सीटी बस होता है डीएनए में। तो याद रखना है कि पिरिमिडिन का सिर्फ साइटोसिन और थायमिन ही डीएनए में प्रेजेंट होता है। यूरेसिल की औकात नहीं है कि डीएनए के पास जा सके। तो यूरेसिल कहता है ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ आरएनए के पास, तो यूरेसिल हमारे आरएनए में चला जाता है, और जैसे यूरेसिल आरएनए में जाता है तो वो बदला ले लेता है थायमिन से, बोलता है कि मैं आ गया हूँ अब आरएनए के पास, थायमिन नहीं आएगा आरएनए के पास। तो हमने क्या सीखा कि डीएनए में एडेनिन गुआनिन प्यूरिन प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन और थायमिन 2 पिरिमिडिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, आरएनए में क्या होता है, एडेनिन गुआनिन प्यूरिन तो प्रेजेंट होंगे मगर जब पिरिमिडिन की बात आएगी तो साइटोसिन तो रहेगा मगर थायमिन नहीं जा पाएगा, उसकी जगह कौन चला जाएगा, यूरेसिल चला जाएगा। तो ये हमने देखा बेसिस के बारे में, मतलब कि नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में जो 2 थे। अब बात कर लेते हैं शुगर का। बेस शुगर था ना, शुगर में देखोगे तो 2 तरीके के शुगर होते हैं, या तो राइबोज शुगर या तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये जो दोनों शुगर है बेटा वो पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल हैं। अब पेंटोज शुगर क्या होता है, मैम इतना बार बार नाम लेती जा रही हैं। देखो पेंटोज शुगर कुछ नहीं है, 5 कार्बन युक्त जो शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट जो 5 कार्बन युक्त है उसको पेंटोज बोल देते हैं। 6 रहता तो हेक्सोज बोल देते, 7 रहता तो हेप्टोज बोल देते, ऐसे ही बनता जाता है। तो हमें बस याद रखना है कि 5 कार्बन वाले शुगर को हम पेंटोज बोलते हैं, जिसके 2 उदाहरण हैं, एक राइबोज शुगर, दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर हमारा न्यूक्लिक एसिड राइबोज शुगर से मिलके बना है तो वो न्यूक्लिक एसिड आरएनए कहलाएगा। अगर हमारा न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलके बना है तो वो हमारा न्यूक्लिक एसिड डीएनए कहलाएगा। कुल मिला के हमें ये जानना है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्रेजेंट होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा प्रेजेंट होती है। तो भाई डिफरेंस क्या है इन दोनों में, दोनों पेंटोज शुगर है तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। जब पेंटोज शुगर बनाओगे तो 2nd नंबर के कार्बन पे जहां पे हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो क्या होता है ना कि डीएनए में O वाला ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो क्योंकि O को आपने रिमूव कर दिया है तो वहां डीऑक्सी हो गया है, ऑक्सीजन को आपने डी कर दिया, हटा दिया ना, जब डी का मतलब हटाना होता है, मैं बता रही हूँ DEDE होता है। तो क्या किया हमने कि पेंटोज शुगर के 2nd कार्बन पे आपने एक ऑक्सीजन को रिमूव करा दिया, इसी वजह से उसका नाम हो गया है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अगेन हमने देख लिया शर्करा के बारे में, यानी शुगर भी देख लिया, बेस भी देख लिया। BSP फॉस्फेट बचा है ना, फॉस्फेट का मतलब फॉस्फोरिक एसिड से याद करना है आपको।
फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ा होता है न्यूक्लियोटाइड में, और इस फॉस्फोरिक एसिड के वजह से जो हमारा डीएनए है बेटा वो एक एसिडिक नेचर रखता है अपने अंदर। फॉस्फोरिक एसिड एसिड है, तो एसिड प्रेजेंट है अगर, तो नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सेकेंड चीज देखो, फॉस्फोरिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, माइनस चार्ज होता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है ये। इसी वजह से हमारा डीएनए भी कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। एकदम ध्यान रखना है, पूछा जाता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए एसिडिक क्यों है, बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है बेटा। डीएनए में डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, क्यों, क्योंकि सेकंड कार्बन पे हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। अगेन डीएनए में कौन कौन से बेसेस होते हैं, एजीसीटी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, अभी हमने न्यूक्लियोटाइड देखा है ना, इसी न्यूक्लियोटाइड से एक मान लो फॉस्फेट का झगड़ा हो गया, फॉस्फेट को उन्होंने फॉस्फेट मतलब कि फॉस्फोरिक जो एसिड है अगर वो कभी साइड हो जाए, मतलब हट जाए, तो बचा कौन हमारा, बीएसपी में से पी हट गया तो पी साइड हो गया है, तो बचा बी और एस। तो बेस और शुगर ने फॉस्फेट को साइड कर दिया है। तो बेस और शुगर जब अकेले बचते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइड। साइड क्यों बोला, क्योंकि फॉस्फेट यहाँ साइड हो गया है, इस वजह से ये बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट मिला सकते हैं, तो क्या ये सही है? यस, 100% सही होगा, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर होता है। जैसे फॉस्फेट मिलाओगे तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड इज बीएसपी, बेस शुगर फॉस्फेट। तो ये क्लियर हमने क्या देखा बेटा जी, ये हमने देखा डीएनए के बारे में। अब कुछ रूल हैं डीएनए से जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था चारगाफ, उन्होंने एक नियम दिया था। उन्होंने ये बताया कि जब भी मैं जो नियम ये दे रहा हूं, ये नियम तुम तभी काम में लाओगे जब तुम्हारे पास जो डीएनए है वो कैसा हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो। इट मीन्स कि इनका जो नियम है कभी भी आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो जो चारगाफ थे, इन्होंने नियम दिया और बोला कि मेरा नियम हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ही काम करेगा। नियम क्या कहता है, किसी भी डीएनए में जो कि डबल स्ट्रैंडेड है वहां पे प्यूरीन का नंबर हमेशा पिरिमिडीन के नंबर के बराबर होगा। मतलब क्या है कि जो प्यूरीन है यानी कि एडेनिन और गुआनिन है, उसका जो नंबर है वो साइटोसिन और थायमिन के बराबर होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो एडेनिन है वो 100% कभी भी हमेशा किसके साथ इसको पेयरिंग करना है, थायमिन के साथ। एकदम साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाला लगा दो इनके साथ ये नियम। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। किसने बताया है, चारगाफ ने बताया है। और ये नियम कहाँ हमने देखा था अभी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। इसी वजह से मैंने बोला कि वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया है वो बेस है चारगाफ नियम पे। अगेन इसके अलावा एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया था डीएनए का, और उनको बोला जाता है रोजालिन फ्रैंकलिन, और इनके साथ थे विल्किंस। तो इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया था डीएनए का। अभी हमने डीएनए पूरा कंप्लीट कर लिया, अब इससे बाहर डीएनए में कुछ नहीं पूछा जाएगा बेटा। अब थोड़े से कुछ और टर्म है सीख लो। जिसे मान लो पूछ लिया जाता है डीएनए क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है, बच्चे वहीं पे नर्वस हो जाते हैं। अब ध्यान से देखो, डीएनए क्या है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। ऐसे बता सकते हो कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इतना बोलने के बाद अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो ऐसे बोल सकते हो कि डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि नाभिक के अंदर पाया जाता है। दूसरा क्या बता सकते हो कि डीएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना होता है। ठीक है बेटा। अब अगर पूछ लिया जाए डीएनए और जीन में अंतर बता दो, तो देखो डीएनए तो सिंपल सा न्यूक्लिक एसिड है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, मगर जो जीन है वो डीएनए पर ही प्रेजेंट होता है और ये कुछ उसके सीक्वेंस होते हैं, यानी कि डीएनए पर प्रेजेंट कुछ प्रॉपर सीक्वेंस या खंड जो कि प्रोटीन बनाने की क्षमता रखते हैं उनको हम जीन बोलते हैं। अब आ जाएगा जीन, जब बता दिया, अब एलील बताओ क्या होता है। तो एलील कुछ नहीं बेटा, एलील हमारे जीन के ही एक रूप होते हैं जो कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी, मान लो मेरे आंखों का रंग है, आंखों का रंग डिसाइड करेगा जीन मेरा, कि मेरा जीन बता रहा है कि हाँ आंखों के रंग के लिए एक जीन प्रॉपर है, मगर आंखों का रंग कैसा होगा, ब्लैक होगा कि ब्लू होगा, तो आंखों के रंग में वैरायटी बता रहे हैं ना, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तुलनात्मक अक्षर है कि काला होगा कि भूरा होगा, ये बताने के लिए जो आ जाएगा उसको हम बोलेंगे एलील। तो सिंपल सी बात है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, जीन डीएनए पर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन बनाने की क्षमता रखता है,
एलील हमारे जीन के ही रूप होते हैं जो कि तुलनात्मक लक्षणों को दिखाते हैं या फिर विपर्यासी यानी कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को दिखाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजों को हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा और समझ लो कि अगर डीएनए अपना डीएनए अपने ही जैसा एक और डीएनए बना लेता है तो इस घटना को हम रेप्लिकेशन बोल देते हैं। अगर डीएनए अपने से आरएनए बना रहा है तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आरएनए प्रोटीन बना रहा है तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांसलेशन। और ये जो पूरा प्रोसेस है जहां डीएनए अपना डीएनए भी बना सकता है, डीएनए से आरएनए भी बन जाता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है, तो ये जो सीधी लाइन जा रही है ना डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसी को हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इसी को हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। तो आई होप कि आपका डीएनए वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा और इससे बाहर आपका बेटा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो कि अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट में मुझे टॉपिक बताइए। एंड यस, कीप वॉचिंग।